Hey students, welcome to my channel Best Online Classes. So, in this video we are going to read class 9 chapter 1 topic 3rd. ठीक है, टॉपिक सेकंड तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं. हमने पिछले वीडियो में रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स भी देखा था. ठीक है, कि कैसे फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी, क्या सब कंडीशंस हुई थी, किसने उन्हें बनाया था, वो सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो चलो नाउ लेट अस रीड द थर्ड टॉपिक. The situation in France does continue to be tense during the following years. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो फ्रेंच जो है ना, पहले क्या देखा था हमने, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था. पर अब क्या होगा, मोनार्की को बिल्कुल हटा दिया जाएगा और जो फ्रेंच है ना, फ्रांस है, वो रिपब्लिक हो जाएगा. यानी कि अभी उसमें कोई भी मतलब एक कहते हैं ना, गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहेगी. ठीक है, चलो तो अब रीड करते हैं. द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूसिया. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो लुई 16 है ना, ठीक, मान लिया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर दिया, पर अब क्या हो रहा है, देखो वो कुछ सीक्रेट नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं. कौन से किंग के साथ, द किंग ऑफ प्रूशिया. कौन से किंग है वो, देखो प्रूशिया के किंग. ठीक है, अब आगे चलते हैं. Rulers of the other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since in the summer of 1789. अभी हमने क्या देखा था कि विंटर हो रही थी, विंटर का सीज़न पढ़ा था ना हमने टॉपिक नंबर 2 में, टॉपिक 2 में ही पढ़ा था ना विंटर सीजन में. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखो जो किंग है ना, अब वो क्या कर रहा था, जो रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज थे ना, वो बहुत चिंता कर रहे थे कि यार, जैसे एक जलन टाइप नहीं होती, कि बहुत चिंता कर रहे थे कि यार इतना अच्छा डेवलप हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है. किंग जो है अपने ट्रूप्स भी भेज रहा है इन सबको शांत करने के लिए. समर की बात है ये, ठीक है, समर 1789 की. तो किंग जो है ट्रूप्स भेज रहा है इन सबको शांत करने के लिए. अब आगे क्या होगा. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 and declared a war against Prussia and Austria. अब क्या होता है यहाँ पे, देखो अभी तक तो वो जो लुई 16 था वो उन्हें मिल रहा था, किन्हें मिल रहा था, प्रूशिया के किंग को. पर अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सब होता कि भाई ये सब शांति होती 1789 में समर में, पर इन सब को होने से जो नेशनल असेंबली थी ना, उनको मतलब वो वोटेड की गई किसके थ्रू, हाँ उन्होंने जो वोटेड की गई थी लोगों के थ्रू की गई थी. अप्रैल 1792 में उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब हम प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो है एक वार रखेंगे. क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई थी, अभी तक तो इतनी अच्छी पढ़ रही थी राजा की और अब ये सब हो रहा है. तो देखो, थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी. They saw this as a war of the people against the kings and aristocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang the Marseillaise, composed by the poet Roger Else Isley. Okay, अब इसमें क्या हो रहा है, जो ये सब हो रहा था कि भाई उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. अब क्या, थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स उन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर ली आर्मी. क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई अब तो ये किंग्स और एरिस्टोक्रेसीज के बिटवीन क्या हो रहा है, ऑल ओवर यूरोप में वार हो रहे, तो चलो अपन भी क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं आर्मी को. ठीक है, अब इन सब के बीच एक सॉन्ग गाया जा रहा था, यानी कि जैसे राष्ट्रगान गाया जाता है ना, हम कह सकते हैं नेशनल सॉन्ग, उस तरीके से ना गाना गाया जा रहा था. और उस सॉन्ग का नेम क्या था, ये भी देखो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. किसने बनाया वो, सबसे पहले तो ये कि हु कंपोज्ड दिस, तो ये कंपोज किसने किया था, रॉजर डी एल आइसले ने. ठीक है, और ये क्या नाम था इसका, मार्सिलाइस. ओके, तो MARSELLAISE. ठीक है, मार्सेलाइज. वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलीज एज दे मार्च इन टू पैरिस सो गॉट इट्स नेम. ठीक है, मार्सिलीज के जो वॉलंटियर्स थे जो पेरिस में आए थे, उन्होंने ही इसका नाम मार्सियालीज रखा. ठीक है, द मार्सियालीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस. जैसे राष्ट्र हम कहते हैं ना नेशनल एंथम, हिंदी में इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, हाँ, जन गण मन. ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रांस का जो नेशनल एंथम अब क्या बन चुका है, मार्सियालीज. ठीक है, द रेवोल्यूशनरी वार ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल while the men were the fighting at the front of the women were left to the cope with the task of earning a living and cooking after their families. अच्छा, अब देखो जो
वुमेन की कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी इस कंडीशन पर। क्यों? क्योंकि जो सारे मैन है ना वो तो सारे कहाँ गए हुए हैं वॉर में लड़ने के लिए, वुमेन थोड़ी जाती है। मैन तो सारे कहाँ गए हुए हैं वॉर में लड़ने के लिए। तो अब जो वुमेन है ना उसे ही सारा संभालना था, यानी कि अर्निंग भी उन्हें ही संभालनी थी, लिविंग मतलब जीने के लिए अर्निंग भी उन्हें ही करनी थी, लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली, यानी कि अब दो काम जो है वुमेन को एक साथ करने थे। ठीक है, और इस रेवोल्यूशन के कारण, रेवोल्यूशनरी जो हो रही थी, जो वार्स हो रहे थे, इनके कारण क्या हो रहा था, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी लोगों की। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना 1791 में, उसमें क्या हुआ था, देखो उसमें क्या लोगों को क्या राइट दिया, उसमें किसको राइट दिया, पहले तो ये देखो, उन्होंने राइट दिया रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्या कि भाई वो कुछ भी राइट टू स्पीच कर सकें। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो है ना जो रेवोल्यूशन हो रहा है ना इसे आगे के लिए और मतलब लाइक हम कहते हैं ना पोस्टपोन कर देना चाहिए, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी है कंडीशन फ्रांस की। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल क्लब्स became an important rallying point for the people who wish to discuss the government policies and plan their own forms of action। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स, अब लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? ताकि भाई अपना डिस्कशन जो है ना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर वो खुद प्लान कर सके ऑन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, और अपने एक्शन भी खुद ले सकें। ठीक है, द most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of St. Jacob in Paris। अब जो सबसे फेमस जो रहा ना, क्या जो पॉलिटिकल क्लब जो फेमस रहा वो कौन सा था? जैकोबिन्स का। कौन सा था? जैकोबिन्स का। क्यों ये रहा इम्पॉर्टेंट और इतना मतलब ज़्यादा लोगों के द्वारा नोन? बिकॉज ये क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल क्लब रहा था। ठीक है, और इसका नाम कहाँ से लिया गया? फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ एसटी जैकोब इन पेरिस। ठीक है, वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स। नॉट ओनली मैन, वुमेन के ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी, तो क्या हुआ, इतना सब कुछ होते हुए भी वुमेन ने क्या किया, खुद के क्लब्स भी फॉर्म किए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू अबाउट मोर एक्टिविटीज़ एंड देयर डिमांड्स। सेक्शन 4 जो है ना उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे वुमेन जो थी ना पॉलिटिकल क्लब्स के साथ साथ अपने आप को इतना डेवलप कर रही थी कि वो भी अपने वोटिंग सिस्टम के लिए, और उन्हें भी हर राइट मिले, उन्हें भी बाहर जाने का मौका मिले, उन सब के लिए वो भी क्या कर रही थी, रिवॉल्ट कर रही थी। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू द मेनली लेस टू द प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब मेन बात ये आती है, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये कहाँ से आया, ये नेम क्यों लिया गया, ये सब क्या हो रहा था, इनमें कौन से लोग थे। अब ये पता करने के लिए कि कौन से लोग थे, इसलिए हम पढ़ते हैं इसे कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये लोग कहाँ के थे, लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से थे। ठीक है, दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स। अब वो लोग कौन थे, लेस प्रॉस्पेरियस तो समझ में आ गया, पर उनमें भी और कौन थे, और कैटेगराइज किया जाए तो देखो शॉपकीपर्स, आर्टिसन, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, पेस्ट्री बनाने वाले हैं, बेकर जो होते हैं, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग थे उनमें, तो इसे भी मार्क कर लेना। ठीक है, देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब इतना समझ में आ गया कि ये लिया कहाँ से गया है, पर इसको होल्ड कौन कर रहा था। मेन जो ये बात आती है ये होती है कि उसका होल्डर कौन था, तो वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये भी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम 3 या 4 नेम पढ़ के आ चुके हैं हम। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली नेम के अकॉर्डिंग। अगर देखें हम तो ये भी एक चौथा या 5वां नेम हम कह सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन थे ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर? जैकोबिन क्लब के लीडर। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially nobles who wore knee breeches. एक बात समझो कि इनकी ड्रेसेस का कोड क्या था। देखो कितना यूनिक कोड था, इन्होंने क्या कोड रखा हुआ था। ये आपको यहाँ पे मैन दिखाई दे रहा है जिसने ड्रेस वेयर की हुई है। ये कैसी ड्रेस थी, देखो कि लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स यानी कि इस टाइप से लॉन्ग होंगे, ऐसे मतलब पूरे लेग कवर्स होंगे और उसमें ऐसी ऐसी स्ट्रिप्स होंगी। देखो यहाँ पे इमेज में बहुत ही क्लियरली शोन है।
आपकी बुक में सीन कर सकते हो आप कि विमेन की क्या ड्रेस होगी और मेन की क्या ड्रेस होगी। आप देख सकते हो जो भी इसमें इंक्लूडेड थे उन सब की एक अलग ड्रेस बनाई गई थी। और क्यों बनाई गई थी? ताकि इन्हें फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से जाना जाए। स्पेशली नोबल्स की ये ड्रेस होती थी जो कि नी ब्रीचेस पहना करती थी। यानी कि नी ब्रीचेस यानी कि जैसे एक तो होता है नॉर्मली कि भाई ऐसे ऐसे लाइक सीधा डायरेक्ट पैंट टाइप ट्राउज़र था, पर इनकी कहते हैं नी ब्रीचेस, लाइक ऐसे खुले खुले बीच में से नी पे से, और फिर बाकी लाइक बीच में से ओपन था और बैलून टाइप शेप का ना, इस टाइप से जो बहुत फैशन में भी है, ट्रेंड में है, वो सब चीज़ें ये लोग भी पहना करते थे। सो आप देख सकते हो कि फैशन कितना ज़्यादा डेवलप था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक यहाँ पे वर्ड ग्लोसरी दी हुई है, उसे भी पढ़ ही लेते हैं बिकॉज हमने लगभग कवर ही किए हैं। तो वर्ड ग्लोसरी पर एक ही दी हुई है यहाँ पे, क्या है वो? कॉन्वेंट की। कॉन्वेंट का मतलब क्या है? हमने क्या देखा था? कॉन्वेंट ऑफ एस्ट्री जैकोब इन पेरिस, ठीक है। तो कॉन्वेंट का मतलब क्या हो गया? बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड अ रिलीजियस लाइफ। ऐसे लोग, ऐसी बिल्डिंग जहाँ, ऐसी कम्युनिटी जो किससे डिवोटेड हो, यानी कि किस में आस्था रखती हो? रिलीजियस लाइफ में आस्था रखती हो, ठीक है। सो ये पैराग्राफ, ये वीडियो कंप्लीट, लेक्चर में कंप्लीट कर रही हूँ बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जो बाकी का इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।